कि हम खुश होते हैं जान छुट्टी। हमने जनाब रजिस्ट्रार अहमद हसन साहब को तकलीफ़ दी है। अहमद हसन साहब का बड़ा कीमती वक्त है और हमारे ऑनरेबल मेंबर आदिल अजीज़ काजी साहब के बकौल के आप डॉलरों में फ़ीस लेते हैं और आप इनको हल्का ना लें, तो आप बड़ी कीमती वक्त, बहुत ज़्यादा कीमती इन टर्म ऑफ डॉलर मुहैया करें और दुकान कराएँ तो इनसे आप इस्तेफादा करेंगे। और आज लेक्चर के बाद आप लोग एक तो हाज़री इंश्योर करेंगे अपनी सारी अटेंडेंस। आपसे पहले मोर देन 100 इन पाइपलाइन में लोग, उनका इंटरव्यू हम कोशिश कर लें नेक्स्ट वीक कंडक्ट कर लें। हम ऑनरेबल कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले वीक में ही आपको लोगों को भी अकोमोडेट करें, अगर ना हुआ तो उससे अगले वीक में, लेकिन रमज़ान शरीफ में हम कोशिश करेंगे कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दें ताकि आपको जल्दी लाइसेंस मिल जाए। तो आज की तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से असदुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तलावत करूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. आपके सामने सूरत तगाबुन की आयत नंबर 11 तासुरा तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा यह है: कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी औरतों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। नात रसूल कबूल के लिए मैं मुजाहिद सैन साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और सलाम पेश करें।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना हक तो मेरा भी है। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, ये तेरी शान के शान या नहीं ऐसा, करना ये तेरी शान के शान या नहीं ऐसा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का, करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना। जज़ाकल्लाह। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं कारी साहब को एक बार कौंसिल की तरफ से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे बैच में जो तलावत कुरान पाक तर्जुमे के साथ उन्हें पेश की और कंटिन्यूसली तशरीफ़ लाते रहे, हम उनके मशहूर हैं। तो आप भी सर आइए। आज के लेक्चर का आगाज़ जनाब बैरिस्टर हसन शाह साहब तशरीफ़ रखते और लेक्चर का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज आपका आखिरी लेक्चर है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा देर ना लगाएं ताकि आप जल्द फारिग हो जाएं और जो भी आज सैटरडे या आखिरी हफ्ते का दिन में प्लान रखते हैं उस पर जल्द अज जल्द अमल हो। मेरा नाम सैयद अहमद हसन शाह है। मैंने गालिबन 30 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की। जब मैं आपकी तरह एक नौजवान वकील था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फौजदारी का काम करूं, क्योंकि रवायती तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि आप किताब पढ़ लें, अफसाने पढ़ लें, फिल्में देख लें, तो जो अगर कभी कोई हिदायतकार गलती करे और वकील को हीरो बना दे तो वो क्रिमिनल अटर्नी प्रैक्टिस होता है, तो ये क्रिमिनल लॉ में एक रोमांस है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी रवायती
अंदाज से बहुत अच्छा फौजदारी वकील बनो। मगर हकीकत प्रैक्टिस ये है कि आप जो सोचते हैं, जो आप ख्याल रखते हैं, रियलिटी में जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो ये आपका रास्ता खुद बनता चला जाता है। आपको मौके क्या मिलते हैं ये वक्त बताएगा। तो फिर मैंने इन 30 सालों में ये सीखा कि अहम ये है कि ना कि पहले कुछ सालों में, पहले कुछ दिनों में वकालत के दौरान या पढ़ाई के दौरान ये फैसला कर लिया जाए कि भी मैंने ये फील्ड ऑफ लॉ ही यकीनन करनी है। बेहतर ये है कि आप एक मुकम्मल वकील बनने की कोशिश करें। अब मुकम्मल वकील क्या है? मुकम्मल वकील वो है जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और तमाम फील्ड्स और डिसिप्लिन्स ऑफ लॉ से कम से कम इतनी वाकफियत तो रखता है कि उसको पता लग जाए कि अगर कोई साइल आए या कोई सवाल या कोई इशू उठे तो मैंने किस जगह पर, किस अदालत में, किस अंदाज से इस मामले को हल करना है। यही वो कोशिश है जो मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल कर रही है आप लोगों के लिए। जब मैं यंग लॉयर था तो मुझे ये बेनिफिट नहीं था। मुझे ऐसे लेक्चर या मुझे याद नहीं। तो ये बार काउंसिल इस्लामाबाद का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो आपको मुख्तलिफ वकला से, मुख्तलिफ एरियाज ऑफ प्रैक्टिस से मुतारफ़ कराते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम आपसे बात करें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो जिस तरह मैंने कहा कि ओवर द इयर्स मैं एक डिसिप्लिन ऑफ लॉ जिसको कॉर्पोरेट लॉ के नाम से जाना जाता है, मैं उस तरफ चला गया। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मुझे बाकी कवानीन से या बाकी तर्ज प्रैक्टिस से कोई राब्ता नहीं रहा। हकीकत कुछ ऐसी हुई कि आप जानते हैं, आपने अपने तालिब इल्मी के दौर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में 1980s में इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज आ गई। तो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव ये हुई कि जब किसास और दियत लॉ फॉर एग्जांपल आया तो आपने देखा कि कन्वर्जेंस हुई सिविल लॉ की और क्रिमिनल लॉ की। क्योंकि पहले रिवायती हम जो कहते थे कि हम एक इंग्लिश लॉ सिस्टम पे बेस्ड हैं, हम सिविल को बिल्कुल अलग कंसिडर करते थे और क्रिमिनल साइड को बिल्कुल। तो ये एक ऐसा कानून आया जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की कॉम्पनसेशन आ गई। कॉम्पनसेशन इन एसेंस एक सिविल रेमेडी थी। तो मवाक़ी जिंदगी में आते हैं जब मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लॉ कन्वर्ज करती हैं। इसी तरह जब 90 की दिहाड़ी आई और पाकिस्तान में कारोबार की ख्वाहिश हुई कि जी पाकिस्तान के कारोबार भी दुनिया के लेवल पर जाके काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो एक नई कॉन्फ्लुएंस या एक नई कॉम्बिनेशन ने जन्म लिया और कमर्शियल लॉ ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो हर वकील की ख्वाहिश ये हुई कि ठीक है मैं दीवानी काम भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ कमर्शियल साइड पे भी काम हो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि लेट 90s में 2000 में जब एहतसाब का एक नारा बुलंद हुआ तो हर कारोबारी शख्स के ऊपर कोई ना कोई फौजदारी केस हो गया। कभी कोई FIA की शिकायत हो गई, कभी कोई NAB की शिकायत हो गई। तो अजीब तरीका ये हुआ कि कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ की ओवरलैप हो गया। हर वो वकील जो क्रिमिनल प्रैक्टिस से वाकिफ उतना नहीं था और कमर्शियल साइड पर या कॉर्पोरेट साइड पर काम करता था, उसकी मजबूरी बन गई क्योंकि उसका जो क्लाइंट था वो हर रोज आ जाता था, कभी NAB का नोटिस लेके, कभी FIA का नोटिस लेके। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है ये और लॉ की तरह ये एक डायनेमिक एरिया है। आप अपने आप को एक रिजिड, एक टनल विजन के साथ लेकर वकालत नहीं कर सकते। तो अपनी सोच में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने अंदाज में थोड़ा वुसअत लेकर आए। ये तो जनरल कुछ बातें थी। आज मैं जो आपसे कोशिश करूंगा कि फोकस्ड जनरल आपसे एक डिस्कशन करूं या लेक्चर करूं, वो है तो कॉर्पोरेट लॉ से ही उसका ताल्लुक। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ किताबों की हद तक बेईमानी हो जाएगा अगर हम उसको डेली या रूटीन में कारोबार जिस तरह किया जाता है उसके तनाजुर में ना समझें। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज मैं जो आपको एक ओवरव्यू दूं उसका रियलिटी से, उसका रियल डूइंग बिजनेस से उसकी एक आपको कनेक्ट समझ आए और आप बेहतर चीजें जो हैं उसको समझ सकें और आइंदा
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकें। ये याद रखें कि कानून तो वही चंद अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ सेक्शंस में तहरीर हुए हैं, कुछ 100 साल पुराने कवानीन हैं, लेकिन हर दफ़ा उनका मानी उनका बदल जाता है क्योंकि सेट ऑफ फैक्ट्स बदल जाते हैं। सो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है यही असल चैलेंज है। जब मैं एक नौजवान वकील था तब इंटरनेट नहीं होता था, हर चीज आपको फाइलों से दफ्तरों में जाके मिनते तक लेकर के निकलवानी पड़ती थी। आज तो विद वन क्लिक ऑफ द बटन आपके पास तमाम कवानीन, तमाम सोर्सेज बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो आपकी लीगल इनपुट जो है उसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है कि मेरे पास एक दिन में काम करने को 8 घंटे थे और मैंने 3 दफातर से जाके एक नोटिफिकेशन लेनी थी, तो 3 घंटे तो मेरे भागदौड़ में लग जाते थे। तो लीगल काम करने को तो बहुत कम टाइम था और सिर्फ यही बता देना था कि जी ये कानून आ गया है। अब आपके पास हर नोटिफिकेशन, हर कानून 1 क्लिक पर है। अब आपको उसको पढ़ना है, उसको समझना है और उसका मानी, इंटरप्रिटेशन, उसकी फैक्ट्स में करके फिर क्लाइंट को बताना है, बिकॉज उसी क्लाइंट के पास वो कवानीन भी 1 क्लिक पर अवेलेबल है। तो वो पढ़ के आता है, वो समझ कर आता है और आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता है। तो आपकी जो नॉलेज बेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका लेवल भी बढ़ गया है और ये अच्छी बात है कि ऐसा हुआ है। सो अब कॉर्पोरेट लॉ क्या चीज है? कॉर्पोरेट का जो लफ्ज है वो आमतौर पर इस्तेमाल होता है कि जो कंपनियां, जो कारोबार करने के तरीके हैं और जो लोग कारोबार से इन्वॉल्व हैं, उनको कहते हैं जी ये कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट की असल बुनियाद हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी एक लीगल डिसिप्लिन है कि जो रवायती तौर पर पर्सनैलिटी एट लॉ का एक कॉन्सेप्ट है। आप, मैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी एक लीगल पर्सनैलिटी है। वी आर अ पर्सन एट लॉ। पर्सन एट लॉ का मतलब ये है कि लॉ जो है वो एक शख्स को कुछ हकूक फराहम करता है। तो पहले तो सारी राइट्स की जो डिबेट है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन कुछ मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में जब अंग्रेज ने अपने कवानीन बनाए और कंपनी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई कारोबार इंसान अपने नाम पे खुद ना करे बल्कि एक को नई एंटिटी बना ले, कोई नया इदारा बना ले, उसके नाम से कारोबार करे, तो फिर ये अहम हो गया कि वो जो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी कन्फर की जाए और जिस तरह इंसान या इंडिविजुअल को कुछ राइट्स है उसी तरह वो राइट्स उस एंटिटी को भी दिए जाएं ताकि वो अपनी राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर सके और लायबिलिटीज भी आइडेंटिफाई कर सके। तो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट जन्म दिया और ये आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी वही है जिसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं या कंपनी कहते हैं या दीगर इस तरह के इदारे। सो ये बैकग्राउंड है कि दिस इज व्हाट इज जनरली नोन एज अ कॉर्पोरेट। अब पाकिस्तान में जब आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि पाकिस्तान में कारोबार करने के क्या मौके हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अब ये जो मैं आपसे बेसिक कहूंगा ना कि आप ऑल ऑफ यू मस्ट नो इट, सम ऑफ यू मे नॉट हैव एडवर्टेड टू इट इन अ वे दैट आई एम पुटिंग इट टू यू, बट आप सबको ये चीजें, अब ये कॉन्टेक्स्ट था। देखिए, आप और मैं चाहें तो खुद कोई भी कारोबार कर सकते हैं। जब मैं जाती तौर पे कोई कारोबार करता हूं तो उस कारोबार को कहा जाता है कि जी ये सोल प्रोप्राइटर है या प्रोप्राइटर है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, अगर मैं आपके साथ मिलके कर रहा हूं तो कहते ये दोनों प्रोप्राइटर हैं। इसी तरह जब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर फैसला करें कि हाँ हम मिलके कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप, आपने सुना है, एक फर्म बन जाती है। लेकिन फर्म का क्या मामला था कि फर्म जब 2 लोग मिलके कारोबार करते हैं तो कानूनी तौर पर फर्म की कोई इंडिपेंडेंट लीगल हैसियत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब कोई फर्म के जरिए या पार्टनरशिप के जरिए कोई काम करता है तो कल को जब कोई झगड़ा हो जाए, माली मामला हो जाए, तो उसमें जो लायबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन अफराद की जाती जिम्मेदारी है। इसी तरह अब तीसरा कारोबार करने का तरीका यह है कि मैं कोई एक कंपनी बना लूं।
जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी क्या चीज है? कंपनी ये वो आर्टिफिशियल एंटिटी है जो मुझे ये कवर देती है कि उसकी अपनी कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी है, और कल को अगर कंपनी के कारोबार में कोई मामला, कोई झगड़ा उठता है तो वो जिस तरह एक शख्स अपना दिफा या अपना मौकफ पेश करता है, कंपनी भी एज एन इंडिपेंडेंट सेपरेट बॉडी ये कर सकती है। अब कंपनी बनाने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है प्रोमोटर। अगर आप मैं मिलके ये फैसला करें कि आओ कारोबार बजरिया कंपनी करें, आज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म से आपकी बात नहीं करूंगा, मैं आप कंपनी पे आ गया। तो जब आप में मिलके ये फैसला करते हैं कि आओ एक कंपनी बनाते हैं, तो हम जो लोग हैं जो ये फैसला करेंगे, इनको कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ की इस्तिलाह में कहा जाएगा प्रोमोटर, या दे प्रमोट कंपनी। इस कंपनी को बनाने के प्रोसेस को जब कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, क्योंकि कानून एक रजिस्ट्रेशन रजीम लेकर आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बाय लॉ कन्फर होती है, तो ये जरूरी है कि जब आपका लॉ आपकी रजिस्ट्रेशन का कोई निजाम प्रोवाइड करे, ताकि जिसके तहत आप जाके कहें जी मेरा ये नाम है, वो इंदराज करें और आपको एक सर्टिफिकेट मिले और फिर आप उस नाम से कारोबार शुरू करें। तो that name basically is what you become for the years to come in that business. अब ये promoters जो हैं ये कंपनी से अलग हो जाते हैं। इसको इस फेस को कहते हैं, ये जो लाइबिलिटी है इंडिपेंडेंट हो जाती है, और कंपनी के अपने ही असासे, अब अगर फर्ज करें वो कारोबार के लिए कोई जमीन खरीदता है तो उसी का वो कंपनी ही मालिक है, मैं नहीं हूं। मैं बहैसियत उसका प्रोमोटर उसमें इंटरेस्ट रख सकता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि प्रोमोटर से आगे कौन कौन सी इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। जब मैं कंपनी बनाता हूं तो मैं प्रोमोटर हूं। जब मैं कंपनी में पैसा डालता हूं कारोबार के लिए, आप और मैं मिलकर फैसला करते हैं यार ये कारोबार करेंगे, तुम 100 रुपया डालना, मैं 100, तो मेरे लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो होगी स्पॉन्सर। आई बिकम ए स्पॉन्सर। तो आमतौर पर ये होता है कि प्रमोटर ही स्पॉन्सर होता है, क्योंकि उसी ने कंपनी बनाई होती है, वही उसमें पैसा डालता है और वो स्पॉन्सर बन जाता है। बट अहम मुमकिन ये भी है कि हम दो लोगों ने मिलकर कंपनी प्रमोट की हो और तीसरे आदमी को एज ए स्पॉन्सर हम शामिल कर लें, तो दोनों के राइट्स बदल जाएंगे। इसी तरह स्पॉन्सर भी दो तरह के हो सकते हैं और प्रमोटर भी आगे जाके शेयर होल्डर में बदलते हैं। अब ये शेयर होल्डर क्या चीज है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब भी कोई कंपनी बनती है तो वो उसका मकसद, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कारोबार करना है, कारोबार करने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो उसके एवज उसको क्या आप रसीद देते हैं। आज भी जब आप कोई कारोबार करते हैं तो आप कहते हैं जी इतने पैसे मैंने दिए, मुझे कोई एविडेंस दो। सो कंपनी जो आपका पैसा वसूल करके उसके अगेंस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट देती है, वो होती है शेयर सर्टिफिकेट। वो अपने शेयर आपको इशू करती है कि अगर आप मुझ में इतने पैसे लगाएंगे तो इतने शेयर मैं उसके आपको दूंगा। आमतौर पर 10 रुपए का एक शेयर है। ये प्रोमोटर्स के पास इख्तियार होता है कि उसकी वैल्यूएशन 100 भी कर लें, 1000 भी कर लें, जो भी कर लें, लेकिन आमतौर पर कंपनी आपसे 10 रुपए के एवज एक शेयर इशू करती है और फिर उसको जितने भी आपने पैसे दिए उसके एवज आपको उतने शेयर मिलते हैं। और आपके शेयर को फिर बाकियों की कंट्रीब्यूशन से देखकर आपकी परसेंटेज डिटरमिन की जाती है जी, कि अगर 100 रुपए हमने इकट्ठा करने हैं और सब ने 5-5 दिए, किसी ने 20 दिए, तो अगर मुझे 5 शेयर मिले तो मैं उसका 5% शेयर होल्डर बन जाता हूं। तो जो शेयर होल्डर है वो इंडिविजुअल है, लेकिन कंपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसका वो शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर जो है ये एक और रोल में भी तब्दील हो जाता है, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए एक इंतजाम दिया गया है कानून में जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो हर शेयर होल्डर जो है वो अमूमन उसको ये
कानून फैसिलिटी फराहम करता है कि वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी भी बन सके, क्योंकि कंपनी का जो डे टू डे कारोबार है, जो इंतजाम है, जो कारोबार चलाने का तरीका है, उसकी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आयद की जाती है। तो ऐन मुमकिन है, ये लाजिम नहीं कि हर शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, लेकिन शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होता है अक्सर, या कोई स्पॉन्सर जिसने पैसे लगाए हो वो भी डायरेक्टर हो सकता है। और यहां पर दो तरह की बात हुई, मैं शेयर होल्डर स्पॉन्सर हो सकता हूं, या मैं एक फर्ज करें बैंक हूं, मैं एक लेंडर हूं, तो मैं बजरिया लेंडर भी डायरेक्टर हो सकता हूं। सो आपने देखना यह है कि जब भी कंपनी में कि कंपनी अमूर में जब भी आपके पास कोई मामला आता है, कोई केस आता है, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो साइल है ये है कौन, इसका कंपनी से ताल्लुक क्या है, क्या ये प्रमोटर है, क्या ये स्पॉन्सर है, क्या ये शेयर होल्डर है, क्या ये डायरेक्टर है, ये वो, इससे आपको पता लगेगा। और इन्हीं रोल्स को कानून जो है फिर इनके ईच ऑफ देम हैज सर्टेन राइट्स अंडर लॉ। अब कंपनी का जिस तरह मैंने कहा एक निजाम है जिसको कानून कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो मौजूदा कानून है जो कंपनियों की रेगुलेशन करता है, जिसके तहत कंपनियां बनती हैं। जब कंपनी बनती है, जब कंपनी रजिस्टर होती है, तो इसके लिए जो कानूनी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है वो है इनकॉर्पोरेशन। अब जैसे इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि जब मैं रजिस्टर कर लेता हूं कंपनी इदारे के साथ, जो इदारा इस काम के लिए कानून के तहत तयन किया गया उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में इसके दफातर हैं। जब भी किसी ने कोई कंपनी बनानी होती है तो वो इनके एक दफ्तर से मुतल्लिका दफ्तर से राब्ता करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है और कंपनी रजिस्टर करता है। अब विल कम ग्रेजुअली, मैं चाह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट में लेकर मैं आगे चलूं। तो अब जब मैं कंपनी के हवाले से मैनेजमेंट की बात करता हूं तो जहन में आपने रखना है कि कंपनी को मैनेज करने के या कंपनी को चलाने के दो टीयर्स हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कानून के तहत जिम्मेदार हैं कि कंपनी का डे टू डे अफेयर्स इनकी निगरानी के तहत होगा। सुपरविजन एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। लेकिन एक ऐसा दफ्तर कानून में बना दिया गया है, एक शायद एक फर्द वाहिद के लिए, जिसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड भी हो सकता है, कोई बोर्ड मेंबर हो, यानी कि वो शेयर होल्डर हो सकता है, या वो एक प्रोफेशनल थर्ड पार्टी हो सकता है। अब फर्ज करें मेरा कारोबार है, आप चाहते हैं कि मैं और आप मिलके कारोबार कोई मीडिया कंपनी बनाए फर्ज करें, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ऐसा आदमी हो जो कि उस कारोबार से बहुत उसमें महारत या स्किल रखता हो। तो मैं शेयर होल्डर से हटकर मैं किसी इंडिपेंडेंट आदमी को भी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकता हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, बट वो अगर शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो डायरेक्टर नहीं है, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ही इज बिकम्स ए पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि डे टू डे काम करना चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कानून के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम साल में 4 दफा, हर क्वार्टर में 1 दफा मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। उनका कारोबार है, वो हर रोज मिल सकते हैं, वो हर हफ्ते में मिल सकते हैं, वो हर महीने वो खुद तयन कर सकते हैं कि हमने किस रूटीन से कारोबार के हवाले से मीटिंग्स करनी है और क्या फैसले किस तरह करने हैं। बट एक तीसरी चीज है जो बहुत अहम है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। कंपनी के कवानीन की रूह से जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बॉडी ऑफ गवर्नेंस है वो है शेयर होल्डर्स। इस तरह मैंने आपसे कहा, जब आप में पैसे डालते हैं तो छोटी कंपनियों में तो कम होते हैं, लेकिन जिस तरह कंपनी बढ़ती जाएगी, जिस तरह शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, तो शेयर होल्डर्स जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं शेयर होल्डर मीटिंग्स। ये मुख्तलिफ तरह की ये मीटिंग्स होती हैं। कानून के मुताबिक एक तो आपको हर साल में एक मीटिंग करना होती है,
फिर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस नौयत की है, इस पर मैं भी आऊँगा। तो उसके मुताबिक कुछ है जो कम से कम एक मीटिंग आपने अपनी ज़िंदगी में करनी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। और फिर जब मामलात कोई अर्जेंसी आ जाए, कोई आपके कारोबार से आपको कुछ फैसले हैं जो करना हो, तो फिर एक इमरजेंट मीटिंग भी होती है, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। तो जनरल मीटिंग जो है वो फोरम है जहां पर तमाम फैसले फाइनली किए जाते हैं। सो जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी है। सो फाइनल डिसीजन मेकिंग शेयर होल्डर्स की है, क्योंकि कंपनी लॉ जो है उसमें एक डेमोक्रेटिक स्पाइन है। इसका निजाम कुछ यूं है कि आपके जो राइट्स हैं, आपके जो इख्तियार हैं, वो आपकी शेयर होल्डिंग के लेवल परसेंटेज से मुमासलत रखते हैं। मैं जितना बड़ा शेयर होल्डर हूं, मैं उतने ज्यादा राइट्स असर्ट कर सकता हूं। आमतौर पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर एक कंपनी है, उसके 10 शेयर होल्डर हैं और उनकी डिफरेंट शेयर होल्डिंग है, फर्ज कर लेते हैं पहले केस में कि सबके 10% शेयर हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 10 हैं, नंबर तयन, तो हर बंदे को ये राइट है कि उसका एक नुमाइंदा बोर्ड पे जाए। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। 10 सीटें हैं, 100 शेयर हैं, 10 लोग हैं, हर बंदा एक सीट का हकदार है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में डायरेक्टर्स का नंबर कम होता है, 7 होता है, शेयर होल्डर्स 20 होते हैं। तो कौन कौन उनमें से हैं जो डायरेक्टर्स बन पाएंगे? तो इसलिए कानून में इसका एक इलेक्शन प्रोसेस है। ये इनको इलेक्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें लोगों की नुमाइंदगी आती है, वो कहते हैं जी मैं डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और फिर तमाम शेयर होल्डर अपने वोट देते हैं, और जो ज्यादा वोट लेता है वो फिर उस तरतीब से बोर्ड पर आ जाता है। सो इसके साथ जो लीगल कॉन्सेप्ट मुंसलिक है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग। अब मैं एक शेयर होल्डर हूं, फर्ज करें 10 सीटें हैं, तो मुझे ये नहीं कि मैं सिर्फ एक सीट पर वोट दे सकता हूं, मैं हर सीट पर वोट एक दे सकता हूं। सो आई एम वन मैन बट आई विल कास्ट 10। तो क्यूमुलेटिव वोटिंग और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो दो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कंपनी के मामलात में बहुत अहम है और ये आपको इनसे शनासाई रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी झगड़े होते हैं तो इनसे वाकफियत आपकी होगी तो मामलात समझने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं कि जब मैं कंपनी बनाता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। कानून आपको मुख्तलिफ तरह की कंपनीज बनाने का की ऑप्शंस या सहूलत फराहम करता है। 2017 में तरमीम हुई, इससे पहले ऐसा नहीं था। अब ये मुमकिन है कि कोई फर्द वाहिद एक सिंगल मेंबर कंपनी भी बना ले। जिससे मैंने पहले आपसे कहा कि जो प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, वो इंसान अपने नाम पर कारोबार करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी अपनी ज़ात की होती है। लेकिन 2017 के कानून में जो एक बहुत चेंज आई, जो दुनिया के कवानीन से और एक्सपीरियंस से सीख कर डाली गई, वो ये गई कि ये फराहम कर दी गई अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी का बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकता हूँ। उसमें यह होगा कि कल को मेरा कोई कारोबार हो, मेरी लायबिलिटी डिस्टिंक्ट हो जाए इन दैट सिंगल। बट ट्रेडिशनली जो कंपनीज बनती हैं वो दूसरी नेचर की बनती हैं, उनको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के लिए आपको कम से कम 2 लोग मेंबर होना चाहिए। अच्छा, ये मैं वाज़ेह कर दूं कि जो मैंने शेयर होल्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया, शेयर होल्डर के लिए कानून में एक और लफ्ज है, एक और टर्म है जो मेंबर है। अगर कोई आपको ये आके कहे कि आई एम अ मेंबर ऑफ कंपनी XYZ, तो इसका मतलब ये है कि ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी XYZ। अगर वो ये आके कहे कि आई एम ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी XYZ, तो इसका मतलब ये है कि ही इज a member of the board of directors, but he is also most likely a member or shareholder of the company as well, because there can be, like I said, directors who are not shareholders.
सो ये वो टर्म्स हैं जो आपसे जिनकी फेमिलियरिटी होना जरूरी है. सो कमिंग बैक टू द सेकंड काइंड ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मिलके बनाते हैं. अगर आपकी मेंबरशिप या शेयर होल्डर्स की तादाद 50 से ज्यादा हो जाए तो कानून कहता है फिर आपको एक और कंपनी बनानी है जिसका नाम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है. ये इसलिए जरूरी है कि आपने याद रखना है कि कंपनी जो है, जिसका मैंने पहले कहा, कंपनी है कारोबार करने का जरिया. कारोबार करने के लिए आपने 2 चीजें, बहुत चीजें करना है लेकिन 2 अहम चीजें करना होती हैं. एक, आपने पैसा डालना है. दूसरा, आपने लोगों से इंटरेक्ट करना है. जब मैं जितने ज्यादा मेरा पब्लिक इंटरफेस मेरे कारोबार में जितना मेरा वसी इंटरफेस होता चला जाएगा तो कानून की मंशा ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाएगी. अगर मैं घर बैठ के अकेला सिंगल मेंबर कंपनी एक छोटा सा काम कर रहा हूं तो मेरा एक्सपोजर टू द पब्लिक लाइफ, टू द थर्ड पार्टीज लिमिटेड है. तो कानून मुझे रेगुलेट कम करता है. जब मैं प्राइवेट कंपनी बनता हूं और मेरे 2 से 50 साल तक 50 तक तो मेरे नंबर्स महदूद हैं तो इम्कान है कि मेरा पब्लिक से एक्सपोजर बनिस्बत ज्यादा है. तो ऐसी कंपनियों की रेगुलेशन बनिस्बत सिंगल मेंबर से ज्यादा होती है. लेकिन जब मेरी मेंबरशिप 50 से जायद हो जाए, मेरे शेयर होल्डर्स हजारों में चले जाएं, तो फिर मुझे कानून ये कहता है कि मुझे अपने आप को लोगों को बताने के लिए, बिकॉज दिस इज डिस्क्लोजर नोटिस रिक्वायरमेंट, कि मैं किस तरह की कंपनी हूं, कितनी बड़ी, किस साइज की, किस से मेरा लेन देन है, तो मैं फिर एक पब्लिक कंपनी बनाऊंगा. प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी एक क्लब की तरह है कि कोई शेयर होल्डर, कोई मेंबर दूसरे से पूछे बगैर किसी तीसरे को कारोबार में शामिल नहीं कर सकता, उससे पैसे नहीं ले सकता. उनका एक निजाम है जिसमें मैं भी आता हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इट्स लाइक ए क्लोज्ड मेंबरशिप. लेकिन जो पब्लिक कंपनीज हैं वहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. तो इसको कहते हैं कानूनी इस्तिलाह में कि अ कंपनी विच पुट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ए private company. A company that does not put any such restrictions is most likely a public company. अब public company भी 2 तरह की होती है. जब मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और मेरा इंटरफेस बहुत वसी बढ़ जाता है तो मुझे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का आप सब वाकिफ हैं, तो फिर पब्लिक कंपनीज जब पब्लिक से पैसा लेना शुरू करती हैं ओपन इस मार्केट से, तो उनको लिस्ट होना लाजिम होता है. तो पब्लिक कंपनीज 2 तरह की होती हैं. एक वो जो अनलिस्टेड हो, जिनके शेयर्स आपस में ही उनके मेंबर्स खरीदो फरोख्त कर पाए, चाहे किसी रिस्ट्रिक्शन के या ना. रिस्ट्रिक्शन हुई तो प्राइवेट, ना हुई तो पब्लिक. जब वो ओपन बड़े पैमाने पे और चले जाएं तो दे हैव टू बी लिस्टेड. और कानून की और रेगुलेशन की, कॉर्पोरेट लॉज की या कंपनी लॉज की यही मंशा है कि आपकी जितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी उतनी ज्यादा रेगुलेशन आपकी होगी. रेगुलेशन का मतलब कानून कॉन्डक्ट आपका रेगुलेट करेगा कि आप जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं टुवर्ड्स पीपल यू डील इंटरेक्ट विद, वो क्या आप उनको ऐसे तरीके से पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और यही वो तरीकाकार है जिससे 2 जिम्मेदारियां, एक कि मुझे डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो कॉर्पोरेट लॉ में एक चीज कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर का, कि मैंने कारोबार करना है साफ शफाफ तरीके से. जो चीज व्हाट आई से द अदर्स शुड सी, हिडन कुछ नहीं है. सो इसलिए डिस्क्लोजर की बहुत रिक्वायरमेंट है कि मेरा अगर साइज कारोबार का बढ़ता चला जाएगा तो कानून मुझे कहेगा अपने अकाउंट्स भी बनाओ, अपने अकाउंट पब्लिश भी करो, अपने एसेट्स भी बताओ क्या है, डिटेल्स भी बताओ, शेयर होल्डर कौन है, सारा कुछ. ये चीज जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं. इसके लिए पूरा निजाम है जिस पे भी हम आएंगे. तो इसी तरह दूसरी चीज ये है, एक तो डिस्क्लोजर हो गया, दूसरी डॉक्यूमेंटेशन. कंपनियों के लिए एक रजीम है कि उन्होंने अपना कारोबार, अपनी मीटिंग्स, अपना तरीकेकार को डॉक्यूमेंट करना है. डॉक्यूमेंट कैसे करना है?
जब भी कोई मिलेगा, चाहे डायरेक्टर्स मिलेंगे मीटिंग्स में, तो उसके मिनट्स तैयार होंगे। लेकिन ये मीटिंग्स कैसे होंगी, इसके लिए कोई नोटिस देना पड़ेगा। आज फर्ज करें यहाँ पर मैं और 4 लोग और कारोबार कर रहे हैं, मुझे सुबह ख्याल आया कि यार ये काम कर लेते हैं, मैंने खुद ही बुलाया, 2 लोग आ सके, 2 लोग ना आ सके, फैसला कर लिया। तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव कारोबार है? नहीं। तो कानून जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स लेकर डाउन करता है कि जब मीटिंग्स होनी है डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स की, तो उस पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, आपने कितने दिन का नोटिस देना है, आपने क्या एजेंडा करना है। कंपनी में ये बहुत लॉ में और कंपनी में बहुत जरूरी है कि कंपनी बताए कि मैंने काम कब, कैसे, किसकी इजाजत से किया। हर चीज की अथॉरिटी है, हर चीज की अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बढ़कर शेयर होल्डर से है, या अगर डेलीगेट कर दिया गया है तो चीफ एग्जीक्यूटिव की है। तो हर आदमी जब आपसे इंटरेक्ट करेगा और वो ये कहेगा कि जी मैं फलां कंपनी का नुमाइंदा हूं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा या तो वो खुद इन 3 रोल्स में से है, या उसको चीफ एग्जीक्यूटिव से इजाजत है, या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजाजत है, या उसको शेयर होल्डर से इजाजत है, तभी वो आके कंपनी के बिहाफ पर थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। और यहीं पर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है कि कई दफा ऐसा होता है कि एक आदमी आ जाता है, कहता है जी मैं फलानी कंपनी का नुमाइंदा हूं, और कल को कोई झगड़ा हो जाता है, कोई क्लेम हो जाता है, आप जब क्लेम लॉन्च करते हैं कंपनी कहती है मैं तो इसको नहीं जानता ये कौन है, मैंने तो इसको ये इख्तियार नहीं दिया था। तो ये इस तरह का रवैया जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि वो अपना कारोबार, अपना निज़ाम बड़ी शफाफियत से, ट्रांसपेरेंसी से, ओपन डिस्क्लोजर बेस्ड मैकेनिज्म के साथ कंडक्ट करें, ताकि लोगों को पता हो कि हु दे आर डीलिंग विद, जो जिससे डील कर रहे हैं उसकी एक्सटेंट ऑफ पावर और लिमिट्स ऑफ पावर क्या है, ताकि कल को मामलात पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स की तरफ ना जाए। अब लेट्स कम टू व्हाट इट टेक्स टू मेक अ कंपनी। जब भी आप और मैं फैसला करेंगे कि हमने कंपनी बनानी है तो या कारोबार करना है, तो पहली चीज आपके जहन में क्या है, क्या आएगी? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखें, जब आप पैदा होते हैं तो आपको क्या करता है, एक नाम दिया जाता है। तो इसी तरह जब कारोबार जन्म लेता है तो उसका कोई नाम होता है। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज इंपॉर्टेंट। तो जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले उसका नाम तयन करना है, और नाम में ही निशानदेही हो जाती है कि ये किस तरह की कंपनी है। अगर मैं सिंगल मेंबर कंपनी हूं तो मेरा नाम अगर लिखा हुआ है XYZ तो आगे लिखा होगा SMC लिमिटेड, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए अच्छा ये सिंगल मेंबर कंपनी है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो लिखा होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और अगर मैं प्राइवेट कंपनी नहीं हूं तो लिखा होगा XYZ लिमिटेड। तो इनको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफायर्स। ये दुनिया में कि आपका नाम ऐसा है कि जिससे पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आप किस नौयत की कंपनी है। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो मुआहदा कर लेता है XYZ SMC लिमिटेड से, और कल कहता है वो मेरा तो ख्याल था कि तुम तो लिस्टेड कंपनी हो, तो कहेंगे यार पढ़ा नहीं था आपने नाम, SMC लिमिटेड का मतलब है कि मैं इस तरह की कंपनी हूं, तो प्लीज मुझसे ये तवक्को ना रखी जाए जो। सो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफायर्स हैं, ये दोनों के लिए हैं, मेरे लिए कि मेरी शिनाख्त क्या है, दूसरों के लिए नोटिस के लिए किस तरह की है। दूसरी चीज, जब आप कारोबार करते हैं तो दूसरी अहम चीज क्या है, आपका कोई ठिकाना है, आप कहीं से कारोबार कर रहे हैं, आपने लोगों को बताना है जी कि मेरा ये मेरा नाम है, मैं इस जगह पाया जाता हूं। तो कानून आपको इख्तियार देता है कि अपना दफ्तर, अपना कारोबार कहीं भी कर लें, लेकिन कानून के लिए, नोटिस रिक्वायरमेंट्स के लिए, कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आपको एक ऐसा एड्रेस देना है जहां पे जब कोई आपसे राब्ता करे तो ये डीम हो कि आपके साथ राब्ता हो गया। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आप अपना एक एड्रेस रिकॉर्ड में जमा करा देते हैं बजरिया फॉर्म्स के। कंपनीज एक्ट के अंदर इन चीजों के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आप भरते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, फिर पब्लिक को नोटिस हो गया कि XYZ लिमिटेड
G11 में इसका दफ्तर है, बिकॉज यू नीड टू सेंड नोटिस कम्युनिकेशन टू पीपल। थर्ड चीज क्या अहम हो सकती है कि मैंने ये कारोबार नाम भी दे दिया, मेरी जगह भी हो गई, अब थर्ड मैंने करना क्या है, मैंने क्या कारोबार करना है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। इसको आम इस्लामिक ऑब्जेक्ट्स क्लॉज भी कहा जाता है। जिसमें जो काम करना है, जनरल रूल यह है कि मैं हर वो कारोबार, मैं हर वो काम बजरिया कंपनी कर सकता हूं जो कानूनी है। अब कारोबार करने के भी कई तरीके हैं इस मुल्क में। आप जानते हैं कि कुछ कवानीन हैं जो कुछ कारोबार को स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं। अब मैंने जिस तरह पहले एक मीडिया का एग्जांपल दिया, अगर कोई कारोबार या कंपनी कोई मीडिया कंपनी बनाना चाहता है तो उसके लिए मीडिया के लॉज हैं, जिसको एक इदारा है पेमरा या दीगर पब्लिकेशंस हैं तो और कवानीन वो रेगुलेट करते हैं। तो अगर तो मैं रेगुलेटेड बिजनेस करना चाहता हूँ, रेगुलेट का मतलब बिजनेस ये कि जिस तरह अगर बिजली घर बनाना चाहता हूँ, मैं टेलीफोन की कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं गैस की कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं टीवी कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो ये वो एरियाज और रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं जिनके लिए हुकूमत ने एक अलग इंतजाम या निजाम रखा हुआ है। तो अगर तो मैंने रेगुलेटेड एक्टिविटी करनी है तो मुझे उनसे पहले इजाजत लेना होती है, लाइसेंस लेना होता है, और फिर मैं ये कारोबार कर सकता हूँ। इसके अलावा आई कैन डू एनीथिंग इन ट्रेड एंड बिजनेस दैट इज लीगली परमिसिबल। पहले ये कानून हुआ करता था कि ऑब्जेक्ट्स क्लॉज जो है या इसकी बड़ी अहमियत ये होती थी कि अगर मैंने तहरीर कर दिया कि मेरे कारोबार अलिफ बे पे नौयत का करना है और मैं कारोबार किसी और चीज का करने लग जाऊं, तो इसको कहते थे अल्ट्रा वायरीज। यू आर डूइंग बिजनेस अल्ट्रा वायरीज योर मैंडेट। तो उसकी इजाजत नहीं थी, उसकी लायबिलिटी थी कानून में। अब कानून जो है वो ज्यादा परमिसिबल रेंज पे जा रहा है। वो कहता है कि यू कैन डू ऑल थिंग्स दैट आर लीगल, और इसमें लचक आ गई है। चौथी चीज जो मैंने आपसे शुरू में जब मैं कैरेक्टर्स बता रहा था कि कंपनी लॉ में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, उससे उसका ताल्लुक है, वो है लायबिलिटी। कि क्या मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है या नहीं। अब ये लायबिलिटी क्या चीज है? लायबिलिटी ये है कि जब मैं कोई कारोबार करूंगा तो मैंने यकीनन लोगों से लेन देन किया हुआ है, तो अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है, तो मेरी किस हद तक जिम्मेदारी है। तो लायबिलिटी क्लॉज जो है वो ये तयन करती है कि जो शेयर होल्डर हैं दे आर लायबल टू द नंबर ऑफ शेयर्स और द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट दे हैव सब्सक्राइब्ड। इसलिए मैंने आपको 100 का एग्जांपल दिया था, 10 लोगों का एग्जांपल दिया था। अगर मैंने कंपनी के 10 शेयर रखे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो मेरी कंपनी में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 100 रुपया। तो मेरी लायबिलिटी की हद क्या है? 100 रुपया। तो अगर कंपनी के ऊपर 1000 रुपए का क्लेम आ जाता है तो मैं कितना जिम्मेदार हूं उसको पूरा करने को? अपनी हद तक। ये है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये जब मैं इंडिविजुअल कारोबार करता हूं तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने अगर किसी को कारोबार में कुछ पैसे दिए तो फिर मुझे सारा वो वापस करना है और उसके ऊपर जो भी उसका क्लेम है, डैमेजेस वगैरह सारा कुछ। यहां पर शेयर होल्डर का एडवांटेज ये है कि हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द शेयर्स ही हैज सब्सक्राइब्ड, अनलेस ऑफ कोर्स वो कोई और ऐसा दस्तावेज साइन कर दे जिसकी उसकी लायबिलिटी एनहांस हो जाए। लेकिन ये है लायबिलिटी क्लॉज। अब ये लायबिलिटी क्लॉज लिखना जरूरी क्यों था? क्योंकि कंपनी लॉ में भी ये मुमकिन है। ये पाकिस्तान में नहीं होता, बहुत कम देखने में आया है, लेकिन दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि कंपनियां भी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी बनती हैं। कंपनी भी लोग बनाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, क्योंकि जेनेसिस तो यही था कंपनी बनाने का कि एक आदमी है वो चाहता था कि मेरी जाती जिम्मेदारी ना हो, लेकिन अब कंपनी बना रहा है और फिर कह भी रहा है जी कि मैं तो पर्सनली लायबल हूं, अनलिमिटेड है। बेशक कंपनी की जिम्मेदारी या डेट 1000 रुपए का है, मेरे शेयर जो है 100 के हैं, लेकिन मैं 1000 तक जिम्मेदार हूं। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि दुनिया के कवानीन हैं
और कारोबार बनाने के हवाले से भी मैं आपको भी लिस्ट कुत्ती करूंगा कि आपका इंटरफेस कई लॉ से होता है, जिसमें एक टैक्स लॉज भी होते हैं। तो कई जुरिस्डिक्शंस में कई जगह पर आपको टैक्स बेनिफिट के लिए अपने आप को एज एन अनलिमिटेड एंटिटी अगर आप ट्रीट करें तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बहुत महदूद, बहुत कम हद तक ऐसा मुमकिन है कि कंपनियां भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की हों। या एक तीसरी नौयत की कंपनी भी होती है जिसको कहते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी, कि आप ना सिर्फ शेयर सब्सक्राइब करते हैं बल्कि यू गारंटी द लायबिलिटीज ऑफ दैट कंपनी अप टू द स्टेटेड एक्सटेंट। बट हम इस ज्यादा में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कहने का मकसद ये था कि लायबिलिटी भी डिफरेंट तरह की है और आप अपने ऊपर इंपोज कर सकते हैं। पांचवी बहुत अहम चीज वो ये है कि मेरा शेयर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। जिस तरह मैंने कहा 10 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, 1000 होगा, ये कितना होगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कंपनी अपने ऊपर ये मुसल्लत करती है कि मेरी लायबिलिटी या मेरा कैपिटल जो है ये किस हद तक होगा। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, एक है पेड अप कैपिटल और एक है ऑथराइज्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल को इशूड कैपिटल भी कहा जाता है। कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल। ये जब मुझे 10 रुपए का शेयर मिला और मैंने 10 रुपए दिए तो ये क्या चीज है, ये शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी ने 10 के शेयर इशू किए तो ये इशू शेयर कैपिटल 10 रुपए का हो गया। तो जितने वो शेयर इशू कर देगा ये इशूड या पेड अप है। मगर कंपनियां करती क्या है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए वो कहती है जी मेरा एक ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, मैं कारोबार तो 1 लाख रुपए की हद तक कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं शेयर किस तवातुर से इशू करूंगा। तो ये ऐन मुमकिन है कि कंपनी कहे कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल तो लाख है, लेकिन मैं पहले फेज में 10,000 शेयर इशू करूंगा, फिर मैं दोबारा 10 करूंगा, फिर 20 करूंगा। तो जिस तरह वो शेयर इशू करता चला जाएगा वो पेड अप कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कंपनी अपने ऊपर ये लगाए लिमिट कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल तो लाख है और शेयर इशू कर दे 2 लाख की। ये नहीं हो सकता। तो ये चीज है जो आपने हमेशा दोनों में डिस्टिंक्शन ज़हन में रखनी है। अब ये 5 चीजें इतनी अहम है कि कानून ने ये रिक्वायर किया है कि इनको आपको एक दस्तावेज की शक्ल में तहरीर करना है और प्रमोटर्स ने इसके ऊपर साइन करना है। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसमें ये 5 चीजें हैं, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब भी आप किसी कंपनी से डील करेंगे तो पहली चीज जो आप रिक्वायर करेंगे वो है, कहेंगे यार मुझे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बताओ ना किधर है, क्या कहता है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये 5 अहम मामलात के ऊपर कंपनी की क्या पोजीशन है। अब मैंने जान के आपको ये इनवर्स में इंट्रोड्यूस कराया। मैं आपको पहले ये भी कह सकता था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, बट द रीजन आई पुट इट बैकवर्ड इज कि अब आपको इंशाल्लाह ये ज़हन में रहेगा कि मेमोरेंडम की जब बात होगी तो ये 5 चीजें उसमें लाजमन होनी चाहिए। आप और चीजें भी तहरीर उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये लाजम है कि ये 5 हो। और ये क्यों है, कानून में ये कहा है क्योंकि ये नोटिस टू द पब्लिक है ना, कि जब आपने अपने मेमोरेंडम में कोई तरमीम करनी है तो उसका मयार मुख्तलिफ है। तो कंपनी के और दीगर मामलात जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, डे टू डे बिजनेस के हैं, कि कौन डायरेक्टर होगा, क्या मीटिंग्स होंगी, वैसे निजाम कैसे चलेगा, वो एक और दस्तावेज में लिखे जाते हैं और उसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये डिस्टिंक्शन इसलिए है कि शेयर होल्डर्स के पास ये तो राइट है कि वो जब चाहें अपने आर्टिकल्स अमेंड कर लें, लेकिन वो जब मेमोरेंडम अमेंड करेंगे तो वो खुद ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनको इजाजत पहले लेना पड़ेगी जो रेगुलेटर है। फर्ज करें कुछ कवानीन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप रेगुलेटेड इन बिजनेस में है, फर्ज कर लेते हैं कि एक ऐसा कारोबार है जो ये कहता हो कि आपने सिवाय इस कारोबार के और कुछ नहीं करना। इसको कहते हैं सिंगल पर्पस कंपनी या इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट कंपनी।
तो अगर मैं ये दावा करके कि मैं एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट कंपनी हूं, मैं सिंगल पर्पस कंपनी हूं, कल को मैं मेमोरेंडम खुद ही बदल के और 50 चीजें करने लग जाऊं, तो ये मेरी ब्रीच ऑफ द अर्लियर कंडीशन होगी। तो इसको या इस तरह की सिचुएशंस को केटर करने के लिए कानून की मंशा यह है कि जब आप मेमोरेंडम में तरमीम के हाँ होंगे, तो आपने जिस अदारे से आप रजिस्टर है, SECP या कोई स्पेशल अगर बिजनेस है, तो उससे परमिशन लेंगे तो अमेंडमेंट अलाउ होगी। आर्टिकल्स में क्योंकि आपके अंदरूनी मामलात का जिक्र है कि मेंबर्स आपस में डील कैसे करेंगे, कितने तवातुर से मिलेंगे, कौन कौन से मैटर्स किस तरह एड्रेस किए जाएंगे, वोटिंग, शेयर होल्डर राइट्स क्या होंगे, वो क्योंकि इंटरनल टू द कंपनी है, इंटरनल टू द मेंबर्स है, टू द शेयर होल्डर्स है, द शेयर होल्डर्स इंटरफेस विद द डायरेक्टर्स है, तो उसमें ये इजाजत है कि आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है, अब जिस तरह मैंने आपसे बताया कि मेंबर्स शेयर होल्डर्स तो ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्टर्स कम होते हैं। अब डायरेक्टर्स कम है, शेयर होल्डर ज्यादा है, उनका जब जी चाहे हम आर्टिकल बदल लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इनकी तरमीम के लिए जो मयार है वो ये है कि आपने जाना है जनरल मीटिंग के ऊपर, तमाम शेयर होल्डर्स को आपने ऑन बोर्ड लेना है और फिर आप तरमीम कर सकते हैं। यहां पर मैं एक और कॉन्सेप्ट का जो कंपनी लॉ में बहुत अहम है और बहुत बेसिक है उसका जिक्र कर दूं। जब भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स कोई फैसला करते हैं, तो जिस जरिए से वो करते हैं उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। ये टर्म बन गई है, रेजोल्यूशन। तो मीटिंग में, हर मीटिंग में जब भी कोई फैसला होता है तो एक रेजोल्यूशन पास होती है, और मिनट्स में जब आप देखेंगे लिखा होता है कि इट इज हियर बाय रिजॉल्व्ड दैट वी विल डू द फॉलोइंग ABCDEFG। सो बाय रेजोल्यूशन आपको हर फैसले करने होते हैं। और रेजोल्यूशन करने का मकसद क्या हुआ कि आप लोगों को नोटिस देंगे, आप फिजिकली मिलेंगे, आपका एक अटेंडेंस मार्क होगी, आपकी कोरम रिक्वायरमेंट्स होगी कि कितने लोग आएंगे तो कोरम पूरा होगा, अगर नहीं आएंगे तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें कानून में तहरीर कर दी गई हैं। आप चाहें तो इससे बेहतर ज्यादा अपने ऊपर रिजिड भी निजाम इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मिनिमम चीजें जो हैं वो कानून में लिख दी गई हैं। और जो मैं अमेंडमेंट की आपसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करता हूं, इसके लिए वो कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशंस वो हैं जो रूटीन में जब मीटिंग्स मिलते हैं और जो फैसले होते हैं उनको कहते हैं रेजोल्यूशंस ऑफ द बोर्ड या रेजोल्यूशंस इन जनरल मीटिंग। लेकिन जब कानून एक लिमिट प्रोवाइड कर दे कि आपने अमेंडमेंट के लिए कम से कम आपके 75% शेयर होल्डर की इजाजत हो, तो इसको स्पेशल कहते हैं। कानून में 2-3 तरह की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह मैंने कहा, ये डेमोक्रेटिक मॉडल है, हर फैसला बाय सिंपल मेजॉरिटी होना है। 51% आपने वोट लिया, जिसने 50% वोट दिए उसकी बात मानी जाएगी, बाकियों के ऊपर 49 के ऊपर ये पाबंद है कि हाँ जी हम इसको ऑनर करेंगे। लेकिन कानून जब कहता है कि मामला जिस तरह पेचीदा या होते चले जाते हैं, वो कहता है नहीं, इस नौयत का काम करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। 2/3 का मतलब 66-67%। इसी तरह और भी जो अहम मामलात हो उसमें आपको 75% लेनी पड़ेगी। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशंस है। तो हाँ, जब आपके पास कोई डिसीजन आएगा तो आपने देखना ये है कि ये जो फैसला मेरे सामने आया है, क्या ये कोई स्पेशल बिजनेस तो नहीं है, या ये कोई स्पेशल वोटिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता था, क्या ये मीटिंग जब कन्वीन की गई तो कोरम की रिक्वायरमेंट, कोरम का मतलब कि अगर 10 लोग हैं तो कितने मिनिमम लोग होंगे तो मीटिंग होगी। ये मैं ये भी कह सकता हूं जी कि 10 मेंबर है, कोरम 8 का होगा। कानून कहता है कि नहीं, 2/3 3/4 भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो कानून एक मिनिमम 20% का भी करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कानून में। सो कोरम जब तक वो मिनिमम नंबर नहीं होगा वो मीटिंग लीगल नहीं होगी।
एक दफा जब कोरम बन जाए फिर उसमें फैसले हो सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मेजॉरिटी से फैसले किए जाते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए कि 10 जिस तरह मैंने कहा लोग हैं और 2 लोग ही कारोबार चलाने लग जाएं और बाकी 8 को नजरअंदाज कर दें, तो ये प्रोवाइड किया गया है कि जब उनके राइट्स अफेक्ट होंगे तो उनकी इजाजत तो होना। ये तो बेसिक कानून का असूल है कि आपसे पूछे बगैर आपके राइट्स को नहीं वेरी किया जा सकता। यू कैन नॉट बी सरप्राइज वन डे कि यू हैड दिस राइट एंड टुमारो यू हैव अनदर, सो योर कंसेंट इज नेसेसरी। इसलिए ये मैकेनिज्म इसमें डाला गया। अब थोड़ा सा इसको मैं लपेटने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि ये तो बहुत वसी टॉपिक है। जब भी आप कंपनी के हवाले से बात करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि कंपनी के मामले में जब झगड़े होंगे तो ये झगड़े कौन रिजॉल्व करेगा, ये कैसे रिजॉल्व होंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो आपस में इंटरनली हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रिजॉल्व हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं हो सकते, शेयर होल्डर्स पे हो जाए। लेकिन जब शेयर होल्डर लेवल पर भी ना हो या उस लेवल पे झगड़ हो जाए फिर क्या होगा। तो फिर कानून ने जो रेगुलेटर है SECP, उसके पास ये इख्तियार है कि कुछ खास उमूर में वो आपके मामलात के ऊपर फैसला साजी करता है। लेकिन मैं उससे हट जाता हूं और मैं, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू में सवाल जवाब होने हैं उसका उससे कम और कोर्ट से ज्यादा होगा, तो कंपनी मैटर्स में कोर्ट कौन सा कोर्ट है ये जहन में रखें। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ एंड कंपनी लिटिगेशन और पिटिशंस, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द हाई कोर्ट। तमाम मामलात और जितने भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं उनमें कंपनी बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। कंपनी बेंचेस का मतलब यह है कि उस अदालत में, उस कोर्ट में कुछ जजेस जो हैं या कुछ जज साहिबान जो हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है एज कंपनी जजेस, और कंपनी पिटिशंस उनके सामने लगती हैं। तो कानून की मंशा ये है कि हर हाई कोर्ट के अंदर एक कंपनी बेंच होगा और पिटिशंस उन्हीं के पास लगेंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि सिविल कोर्ट जो कि कोर्ट ऑफ जनरल जुरिस्डिक्शन है, जिसपे तमाम मामलात सिविल डिस्प्यूट्स चले जाते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन कंपनी के डिस्प्यूट्स के लिए जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। तो ये कई दफा गलती हो जाती है लोगों से कि वो उनके पास कोई साइल आता है, वो कंपनी से उसमें इन्वॉल्व होता है और वो बगैर ये जाने, बगैर ये एहसास किए कि कंपनी के अमूर या खास जो मामलात हैं वो तो हाई कोर्ट लेवल पर होंगे, वो सिविल कोर्ट में झगड़े चलते रहते हैं। तो ये आपको बहुत अहम पॉइंट है जिसपे हमेशा देखना है। जी, इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि प्राइवेट सिंगल मेंबर या कंपनी नहीं, कंपनी के कंपनी कोर्ट मींस कंपनी कोर्ट। देखिए नौयत हो सकती है कि मेरा डिस्प्यूट, कंपनियों के दावे भी सिविल कोर्ट के होते हैं, अगर उसने कोई रिकवरी करके दावा करना है या कोई और मामला हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हैं, तो वो तो जरूर उसमें जाएंगे। लेकिन जो कंपनी लॉ के तहत, जब आपका ग्रीवियंस कंपनीज एक्ट या कंपनी लेजिस्लेशन के तहत है, तो वो उसका जो कोर्ट है ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज द हाई कोर्ट। इसमें एक और इस्तिलाह है जो आपके जहन में होनी चाहिए, ये है एडमिनिस्ट्रेड लेजिस्लेशन। क्योंकि SECP जिस तरह मैंने आपसे कहा वो इदारा है जो कंपनियों का रेगुलेटरी बॉडी है, एपेक्स रेगुलेटर कहते हैं उसको। वो सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं, वो बहुत और कवानीन हैं जिनको रेगुलेट करता है। तो उनके लिए जो एक मरकब इस्तिलाह कानून में है वो है एडमिनिस्ट्रेड लेजिस्लेशन, कि वो तमाम कवानीन जिनको SECP रेगुलेट करता है कंपनी के हवाले से, उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट से भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज कंपनी से भी हो सकते हैं, सब है। अब मैंने आपको जो ये कंपनी की 3 जो तरह की कंपनी है वो तो बता दी, बट मैं एक छोटा सा आपको और एक्सपोजर ये भी देना चाहता हूँ कि कारोबार भी स्पेशलाइज नौयत के होते हैं। इसका मैंने इशारा कर दिया। फर्ज करें कि हम एक बैंक बनाना चाहते हैं। जब मैं कंपनी बनाऊंगा तो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो मैं SECP के और कंपनीज एक्ट के तहत करूंगा।
लेकिन बैंकों के लिए हुकूमत पाकिस्तान में एक और रेगुलेटर भी है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो क्या मैं उसकी मर्जी के बगैर ये बना सकता हूँ? इसी तरह मैंने इशारा किया था पावर कंपनीज का, टेलीकॉम कंपनीज का। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं इनकी एक अपनी रिजीम है। आप ये देखेंगे कि कंपनी की बिजनेस लाइफ में कई मामला ऐसे आएंगे और आपको ये डिस्टिंक्शन रखनी पड़ेगी कि ये जो मेरे पास इशू आ रहा है ये किसकी जुरिस्डिक्शन का मामला है। क्या इसके लिए मुझे SECP का रुख करना है, या इसके लिए मुझे स्टेट बैंक का रुख करना है, या इसके लिए मुझे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जिसने मुझे लाइसेंस दिया है उसका रुख करना है, कि क्या मुझे पेमरा के पास जाना है। तो आपको ये आगाही होना होगी कि ये कारोबार से जो मुंसलिक इजाजत थी या लाइसेंसेस थे वो रिजीम क्या है और उनकी रेमेडीज अलग है। तो वहां पर कईयों में तो स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं। आप जब यहाँ ऊपर आए हैं तो आपने देखा होगा कि इधर और भी ट्राइब्यूनल्स हैं, तो वो किसी कानून के तहत बने हुए हैं, वो किसी कारोबार कंपनियों के बेतहाशा केस उन ट्राइब्यूनल्स में लगते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि रेमेडी कंपनी लॉ के हद तक तो हाई कोर्ट है, लेकिन उनके जो हर बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में ही आए, वो स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स में भी आ सकता है, वो सिविल कोर्ट में भी आ सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो आपने रखना है। और एक और चीज जो मैं आपसे मैं चाहूंगा कि आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा हो, जो कॉर्पोरेट लॉ है ना वो एक किसी किताब में नहीं है। जिस तरह हम व्हेन आई वाज अ यंगर लॉयर लाइक आई सेड, तो मैंने लाहौर में प्रैक्टिस शुरू की। इस्लामाबाद इतना बड़ा सेंटर नहीं था तब, अब तो माशाल्लाह इस्लामाबाद इज ग्रोइंग वेरी वेरी गुड सेंटर, आप लोगों को बहुत मौके हैं। तो वहाँ पे जो मंजे हुए बड़े नाम थे क्रिमिनल प्रैक्टिस में, वो अक्सर अदालतों में उनके हाथ में 2 ही किताबें होती थी। एक बेयर एक्ट होता था CRPC का और एक कानूनी शहादत, बाकी जो केस की इतनी बंडल सी फाइल होती थी वो होती थी और नहीं। सो उनका ये था कि जी तमाम मामलात जो हैं वो इन्हीं 2 कवानीन में तय हो जाएंगे, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी लॉ में मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने कंपनी, जो भी कंपनी मैंने बना ली, अब व्हाट आर द लॉज दैट अ कंपनी इज लाइकली टू एनकाउंटर। पहली चीज तो है कॉन्ट्रैक्ट। सो एज ए कंपनी लॉयर और एज समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट लॉज, आपकी इंतहा की फैसिलिटी या फेमिलियरिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स। क्या आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, क्योंकि आप कंपनी ने बेतहाशा मुआहदे करने हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी नौयत है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बाय लॉ, जिस तरह फर्ज करें कि अगर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का मामला है तो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा लॉ है? इट्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से याद नहीं होनी पड़ेगी। फिर इसी से रिलेटेड 2 और भी लॉज हैं। एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, एक है स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899। सो ये तो 3-4 लॉ फटाफट एप्लीकेशन में आ जाते हैं। फिर जब आपने कारोबार करना है तो आपने टैक्स भी देना है, तो फिर एक टैक्स लॉज का एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे आपको वाकफियत होनी चाहिए कि ये ना हो कि हम कारोबार कर रहे हैं भूल ही गए कि यार टैक्स लायबिलिटी भी थी। तो एक टैक्सेशन है। फिर इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे, जब हम स्पेशलाइज सेक्टर में जाएंगे, अगर मैं टेलीकॉम कंपनी बनानी है तो मुझे टेलीकॉम लॉज पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं ऑयल एंड गैस में जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस को रेगुलेट कौन करता है, सो मुझे वो कवानीन पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मेरा कारोबार अपने शहर तक महदूद नहीं है और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है या मुल्क से बाहर फैला हुआ है, तो फिर मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कवानीन से भी अंदाजन वाकफियत होनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टेट बैंक भी आ जाएगा रेगुलेशन के हवाले से। सो कंपनी लॉ एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। जैसे जैसे कोई शख्स, जैसे जैसे कोई कारोबार वुसअत इख्तियार करता चला जाएगा, वैसे ही उसके ऊपर कानून की एप्लीकेशन वुसअत इख्तियार करती चली जाएगी। अगर मैं चुप करके घर में बैठ के छोटा मोटा काम करूं, किसी को पता ना लगे, तो मेरी कम इंटरफेस है। लेकिन जब मैं ख्वाहिशमंद हो जाऊंगा या इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं बड़े पैमाने पे कारोबार करूं,
तो मेरी जिम्मेदारी और कानूनी एप्लीकेशन भी उसी तरह वसी हो जाएगी। तो इन द लाइफ ऑफ एन एवरेज लॉयर जो कि कॉर्पोरेट लॉ से डील करता है, उसको एक मैं आपको 20, 25, 30 कवानीन गिनवा सकता हूं कि यू कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद न्यू लॉज एवरी टाइम, सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद व्हाट इज डेवलपिंग ऑन द बिजनेस साइड। अब कंपनी लॉ बाकी डिसिप्लिन से फर्क है भी और कुछ नहीं भी है। अब मैं आखिर में एक चीज आप सबकी खिदमत में जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी अच्छे वकील के लिए कुछ बेसिक स्किल सेट है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके पहले लेक्चर्स में ये इशू डिस्कस हुआ है या किसी ने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा कवर करता हूँ। और इसके लिए हमने जो सीखा था रूल, उसको मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई किया है और इस रूल को मैं कहता हूँ फिराक, FIRAC। व्हाट इज फिराक? जब भी आपके पास कोई केस आएगा तो वो फैक्ट्स लेकर आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एडवाइज एनीबडी अनलेस यू नो द फैक्ट्स। द फैक्ट्स, व्हाट आर फैक्ट्स? फैक्ट्स वो है जो वो क्लेम कर रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ, मैं वहां गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये मुआहदा किया, उसने ये कहा था करूंगा। तो वो फैक्ट्स है। जब फैक्ट्स आप जानेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि असल मामला क्या है, इशू। अब फैक्ट्स जो है उसमें ये आपने जहन में रखना है कि फैक्ट्स भी कई तरह के हैं, बट दो अहम तरह के फैक्ट्स हैं। एक वो फैक्ट्स हैं जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं और एक वो है जो एडमिटेड नहीं है, जो आपने बाद में प्रूव करने होंगे। तो जब भी आपको कोई केस आएगा, जब भी आपके पास कोई फाइल आएगी, चाहे वो लिटिगेशन की हो चाहे एडवाइस की हो, आपने फैक्ट्स का तयन करना है, क्योंकि जब आपके फैक्ट्स ही नहीं होंगे सही तो आपका मशवरा भी सही नहीं होगा। सो गेट अ ग्रिप ऑन द फैक्ट्स। मुझे ये बताया गया था, मैं वाज अ यंगर लॉयर, कि अगर मैं सिर्फ अपनी फाइल पढ़ लूं, जो मुझे क्लाइंट एक फाइल या कागज दे रहा है, अगर मैं अपनी फाइल ही सिर्फ पढ़ लूं तो मैं टॉप 10% वकला में आ जाऊंगा, क्योंकि आजकल किसी के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सो अगर हम दिल लगा के सिर्फ केस के फैक्ट्स ही पढ़ लें तो यू विल सर्टनली बिकम इन द टॉप 10 प्रिपेयर्ड लॉयर्स। तो आगे रास्ता थोड़ा छोटा रह जाएगा। सो इन्हीं फैक्ट से फिर निकलेंगे इश्यूज। जब इश्यूज निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्टी ए क्या कह रही है, पार्टी बी क्या कह रही है, डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज क्या है और क्या मामला तय होना है। तो ये जो इश्यू है ये ही फिर आइडेंटिफाई करेगा आर को, और आर क्या है? रेलेवेंट लॉ। कि मेरा झगड़ा जो है वो किस कानून के तनाजुर में देखा जाएगा। रेलेवेंट लॉ दो तरह का रेलेवेंट लॉ है। एक वो है जो स्टैट्यूटरी लॉ है, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि कंपनी का मामला है, कंपनीज एक्ट का मामला है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन का मामला है, सिविल का मामला है, क्रिमिनल का मामला है, जो भी है, जो भी उस पर रेलेवेंट लॉ है। दूसरा द जजमेंट लॉ, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट। हम जिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम में रहते हैं, यहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक अहमियत है, वो भी कानून ही है, दे आर केस लॉ। सो इसलिए जजमेंट लॉ को केस लॉ कहते हैं। और कई दफा, जैसा मैंने अभी गुजारिश की, कि हर दफा आपको हर सवाल का जवाब कानून की शक्ल में शायद वाज़ेह तौर पर नहीं मिलता, तो इसीलिए फैसले तहरीर किए जाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसीलिए लॉ के बराबर तस्वर किया जाता है कि वो क्लैरिफाई करते हैं कि जी इन मामलात में कैसे आगे चलना है। तो जब आप इशू डिसाइड करने जा रहे हैं तो लॉ पढ़ें और रेलेवेंट लॉ के हवाले से केस लॉ पढ़ें। कोई आपका केस लॉ पढ़े बगैर आपका ओपिनियन, मतलब obviously you can be right, but to ensure that you're right you will have to have the force of precedent with you.
अब जब आपने फैक्ट्स भी जान लिए, आपको इशू भी पता लग गया, आपको रेलिवेंट लॉ भी पता लग गया, तो अब आपसे क्या दरकार है? अब इन चीजों के लिए काम शुरू हुआ जिसकी आपको फीस मिलेगी। ये तो वो चीजें थी जो आपको मिनिमम करना ही है अगर आपने कुछ भी करना है, और वो है एनालिसिस। आपने एनालाइज करना है, दिस इज व्हाट योर स्किल सेट इज। इसीलिए आपके पास साहिल आया है कि भी एनालाइज करो, बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या रेमेडी है, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द ऑप्शंस। सो दैट इज द एनालिसिस दैट यू विल डू। और जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आएगा सी, विच इज कंक्लूजन। आप उसे कहेंगे ये दरवाजा, इससे बाहर निकल जाओ। सो दैट इज, दिस इज, हमें जब सिखाया था तो IRAC था, बट आई थिंक फैक्ट्स को शामिल होना चाहिए, तो मैंने इसको पाकिस्तानी इस्तिलाह के तहत फिराक में कन्वर्ट कर। सो ये आप चाहे लिटिगेशन करें, आप जो मर्जी तरह की लिटिगेशन करें, जब तक इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड, कोजेंट एंड वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स। If you are unable to present structured, cogent and reasonable arguments, the likelihood of your being on the right side in terms of interpreting the law will be diminished. So अपने आप को तैयार कीजिए, इन हर केस को एक नया मौका जान के, दिल लगा के समझिए, पढ़िए। और लॉ एक फैसिनेटिंग फील्ड है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। यू सेट योर लिमिट्स। इट इज ए डॉन्टिंग प्रोफेशन, इसमें कोई शक नहीं है। ये आसान प्रोफेशन उस लिहाज से नहीं है। अब आप माशाल्लाह गालिबन 50, 60 या हो सकता है 70 लोग बैठे हों। आपके लिए मौके जो हैं यकसा नहीं होंगे। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू फाइंड a senior or a chamber or work that you like, that you prefer, but you will nevertheless progress in this profession. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी अंगूठी देख के किसी को बरी करा दूं, नहीं हो सका। So but life goes on, you will find avenues, distress होने की जरूरत नहीं है। और इस्लामाबाद में होना एक, मैं समझता हूँ, बहुत बेनिफिशियल है। आप लोगों को बाकी मुल्क में वकला पे एक्सेस के हवाले से थोड़ी सी बर्तरी है। यहाँ पर सीट ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे बेताशा इदारे हैं, इन हाउस हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, सिविल कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तो है, बट इसके अलावा बहुत मौके हैं काम करने के, काम सीखने के। तो अपनी सोच को बिल्कुल महदूद ना रखें। ट्राई एंड see as far and as wide as you can, but as they say कि हर चीज starts with a small step. So don't try and jump without recognizing that you will need to take certain steps and then go for the long jump. तो अपने आप को मुकम्मल वकील के कॉन्टेक्स्ट में कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि जो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ ये आपको समझ आती है, तो एक मुकम्मल वकील बनने की कोशिश करें। अपने फर्स्ट फ्यू इयर्स में जितना ज़्यादा वसी एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं करें। ये एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक कर गया हूँ क्योंकि मुझे बड़ा एक वो शौक है कि जब यंग लोगों से या अपने इंडस्ट्री लॉयर से बात हो तो मैं हमको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ। आपको अच्छा ऑफिस काम करने को नहीं मिलता, आपको अच्छा सीनियर नहीं मिलता, आपको ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी। हर रोज 8 बजे से लेके शाम 2 बजे तक अदालत लगती है, सुप्रीम कोर्ट 9 बजे लगती है, 1 बजे 3 बजे तक लगती है। कागज पेंसिल पकड़े अदालत में बैठ जाए। 200 केस रोज के सुनने को मिलते, नहीं सुने जाते 10 सुने जाते हैं। एक केस पकड़ के जो आप में जिसको इंटरेस्ट है उसको परसू करना शुरू करते हैं। यू विल लर्न। हर अदालत में हर रोज 20 वकील आएंगे, वो आके आपको 20 कवानीन के बारे में
क्या कहते हैं, बहस करेंगे। आप इमेजिन करें कि आपकी लर्निंग ग्रोथ कैसे होगी। एक दफ्तर में तो इतनी नहीं होगी। सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू नॉट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल। ये हद, इसका तयन आपने खुद करना है। द होल वर्ल्ड इज आउट देयर फॉर यू एंड आई वेलकम यू एज माई कॉलीग सून इन दिस प्रोफेशन। और एज ए सीनियर मैं हाजिर हूँ, कभी भी किसी को कोई सवाल जवाब असिस्टेंस चाहिए हो, अगर मेरे बस में हो तो रीच आउट टू मी, आई ट्राई टू बी अवेलेबल। वेलकम टू यू इन द कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स इन दिस टाउन। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। अगर कोई सवाल जवाब है तो मैं कर दूँ। सिर्फ कॉर्पोरेट में क्लाइंट क्या काम लेके आता है? सॉरी, कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो क्लाइंट किस तरह का काम लेके आएगा में, लाइक उनकी किस तरह की डिस्प्यूट्स होंगी या किस तरह का? देखें, ये तो ओपिनियन वर्क भी जिसको कहा जाता है कि जी मेरा ये कारोबार है, मैंने मुझे ये बता दें मेरा सामान आया हुआ है, कस्टम्स में रुका हुआ है कि क्या ये रोक सकते हैं, मुझे कितनी ड्यूटी देनी है नहीं देनी है, इस तरह का ओपिनियन भी हो सकता है। फला काम मैं करना चाहता हूँ, इसका क्या तरीका है बता दीजिए, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो इस तरह का ओपिनियन वर्क है, लीगल इश्यूज के ऊपर सवाल जवाब हो सकते हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क है कि जी मैंने मुआहदा करना है, मैंने बिल्डिंग बनानी है, मुझे सरिया सीमेंट चाहिए, तो मुझे जरा अग्रीमेंट बना दें, तो कॉन्ट्रैक्टिंग भी आपकी बन सकती है। वो तो जितना पेचीदा कारोबार है उसके मुताबिक है। तो इसी तरह फिर कुछ डे टू डे वर्क है, फिर लिटिगेशन है, झगड़े हैं। सो हर तरह का काम है, टैक्स का काम है। एक और बहुत बड़ी एरिया ऑफ लॉ है जो मैं जिसकी तरफ इशारा नहीं किया, वो एम्प्लॉयमेंट है। जब भी आप कोई कारोबार करेंगे और आपका साइज बढ़ जाएगा तो आप कुछ लोग रखेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट लॉ इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। लेबर लॉ इसको कहा जाता है। लेबर राइट्स क्या है, ये एक बहुत वसी फील्ड है टैक्स। सो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं। और इस हवाले से मैं ये भी कह दूं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन इन दैट सेंस कि सिर्फ कचहरी में पेश होना ही वकालत नहीं है। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स भी हैं, इन हाउस भी हैं। अब तो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के हवाले से जब मैंने वकालत शुरू की लाहौर में इन द अर्ली 90s, तो जो उस वक्त का इदारा था उसको कहते थे कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसमें कोई लीगल विंग भी था। थे कुछ लोग जिन्होंने वकालत पढ़ी हुई थी और वही उसके ऊपर करते थे, लेकिन लीगल विंग ऐसा कोई नहीं था। आज जो SECP है उसका अपना इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट है जिसमें 20 वकील काम करते हैं। इसी तरह ओबरा, पेमरा, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, PTA, सबके अंदर लीगल विंग है। सो प्रैक्टिस इज इवॉल्विंग, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एक और बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एनकरेज नहीं करते, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो एकेडमिक साइड ऑफ द लॉ करें, वो पढ़ाएं। मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला अमेरिका में भी तालीम का, इंग्लैंड में भी तालीम का। वहाँ पर तो एकेडमिक परसूट्स फॉर अ लॉयर बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ अभी नहीं है, कुछ के लिए है, कुछ कर भी रहे हैं बड़े अच्छे। और यही एकेडमिशियंस, यही प्रोफेसर्स को अदालतें बुलाती हैं अपनी मुआवनत के लिए। वहाँ पर यहाँ पर भी अब ये रिवाज है, मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट की हद तक तो बहुत है कि वहाँ पर हमारे प्रोफेसर हजरात जो हैं मुख्तलिफ इशूज़ को उनको बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। तो अगर ये बॉडी डेवलप होगी, अगर जो लोग एकेडमिक्स में परस्यू करना चाहते हैं वो डेवलप करेंगे, तो अदालतें हमसे मुआवनत भी लेंगी। सो लाइक आई सेड, देयर इज नो लिमिट टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू परस्यू एज अ करियर ऑप्शन इन दिस। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देयर इज अ मिक्स, वी हैव यंग वुमेन डूइंग लॉ। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी अपनी बेटी खुद आपकी तरह वकील है। सो मेरे बेटों में से किसी को ख्वाहिश नहीं हुई, नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर देम, बट माय डॉटर थॉट कि शी शुड बी लॉयर। सो दिस इज वेरी एनकरेजिंग, आप करें। और जिस तरह इसमें डाइवर्सिटी आती जाएगी, सो द प्रोफेशन विल टेक इट्स ओन कोर्स, इट विल बिकम मोर इंक्लूसिव, मोर हेल्दी वर्क प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। सो एक्टिव रहें, दिल लगा के काम करें, एंड देयर इज नो लिमिट टू योर सक्सेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त है। थैंक यू। Service